तीसरा पार्ट इसका आ गया है जो कह रहा है कि किताब का उद्देश्य क्या है। लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान, इस किताब को हम पढ़ रहे हैं और किताब के मकसद को हम क्लियर कर देते हैं कि मैंने ये किताब किस मकसद से लिखी है, फिर दूसरे भाग में हम एंटर कर जाएंगे। यह पुस्तक किसी व्यक्ति, संगठन या आंदोलन का प्रचार पत्र नहीं है। यानी कोई कहे कि ये जनता सरकार मोर्चा का प्रचार पत्र है, ये नहीं है। यह भारत की आर्थिक आत्मा को समझने, उसको जगाने और पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य केवल शिकायत करना नहीं, बल्कि उस लूट की व्यवस्था को पहचानना, समझना और तोड़ने का रास्ता दिखाना है, जो पिछले 300 वर्षों से भारत के गांव, किसान, मजदूर और उत्पादक समाज को चुपचाप गुलाम बनाती आ रही है। इस पुस्तक के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, आर्थिक लूट की जड़ों को उजागर करना। इस पुस्तक का पहला उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि भारत की गरीबी, कर्ज और महंगाई, किसान आत्महत्याएं, ये कोई प्राकृतिक या आकस्मिक घटनाएं नहीं है। ये सब उस फिएट मुद्रा व्यवस्था, सूदखोरी और बैंकिंग ढांचे का परिणाम है जो मेहनत की वास्तविक कीमत को नष्ट करता है। यह पुस्तक दिखाती है कि रुपया कभी मूल्य का स्थिर मापक था, आज वह शोषण का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। यह सिद्ध करना, यह पहला बिंदु हो गया। दूसरा, यह सिद्ध करना कि भारत गरीब नहीं, लूटा गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह भ्रम तोड़ना है कि भारत हमेशा से गरीब रहा। लोगों को बताया गया ये इतिहास, आंकड़े और अर्थशास्त्र के माध्यम से यह पुस्तक बताती है कि भारत विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक था। नंबर 2, उसकी गरीबी योजनाओं की नहीं, व्यवस्था की देन है। तीसरा, यह लूट अंग्रेजों से शुरू हुई और आज भी अलग अलग रूपों में जारी है। अब इस पुस्तक का तीसरा उद्देश्य, गांवों को भारत की पुनर्रचना का केंद्र घोषित करना। गांवों को केंद्र घोषित करना। यह पुस्तक मानती है कि भारत की मुक्ति संसद, शेयर बाजार या कॉरपोरेट दफ्तरों से नहीं, बल्कि गांव की चौपाल से आएगी। इसका उद्देश्य है गांव को फिर से स्वावलंबी बनाना, स्थानीय उत्पादन यानी कि गांव में ही उत्पादन हो जाए, वस्तु विनिमय यानी कि रुपए के ऊपर कम से कम निर्भरता हो जाए, सामुदायिक शक्ति यानी सब मिलकर के समुदाय के लिए काम करें, उसको पुनर्जीवित करना। अब कहने को ये 3 शब्द हैं, परंतु इन तीनों शब्दों के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे गांव को फिर से स्वावलंबी बनाना एक शब्द है, इसमें इसका मकसद ये है, इस लाइन को ही अगर आप एक्सप्लेन करने लग जाओ तो इसका मकसद ये है कि गांव को अपनी ज़रूरत का सामान बाहर से नहीं लाना है। दाल हम अपनी उगाएंगे, मशीनें हम अपनी बनाएंगे, बिजली हम अपना उत्पादन करेंगे। बिजली का उत्पादन गांव अपने आप कर सकता है। सारी सब्जियां, सारी दालें, सारे मसाले, सारा उत्पादन, कपड़ा, जूता, सब कुछ गांव के में अंदर बन सकता है। बहुत आसान है। तो उस तरह से किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। अगला पॉइंट जो बताया था कि स्थानीय उत्पादन, ऐसा नहीं करना है कि हम बैठे हुए हैं पहाड़ में और रेगिस्तान में ज़रूरत पड़ने वाले सामान बना रहे हैं। इसका कोई तुक नहीं बनता है। हम जहाँ हैं वहाँ की ज़रूरत का सामान उत्पादन करना है। हमारे पास जो लकड़ी अवेलेबल है उसी से सामान बनाना है। अभी क्या हो रहा है, राजस्थान का पत्थर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो लोग ईंट और सीमेंट से घर बना रहे हैं। पहाड़ में पहाड़ी पत्थर अवेलेबल है, ज़बरदस्त शिल्पकला और गर्मी का बहुत ज़बरदस्त, मतलब सर्दी से बचने का बड़ा अच्छा यहाँ मौसम रहता है, वो रहता है, इक्विपमेंट है। लेकिन यहाँ मतलब पहाड़ों में भी लोग अब वो करने लग गए हैं, बोले तो सीमेंट और ईंट के घर बनाने लग गए हैं। और इसकी वजह से अब पंखे लगाने की ज़रूरतें महसूस होने लग गई, बल्कि एसी भी लगने लग गए बहुत सी जगह पर। तो ये बड़ी गड़बड़ है। राजस्थान का आदमी कभी भी एसी में नहीं बैठता था, क्योंकि शाम होते ही वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, रेत की जल्दी ठंड होने की वजह से। तो वो रेत ठंडी, और दिन में भी खेजड़ी बहुत ठंडी हवा वो देखती है, छाँव देती है। तो खेजड़ी को काट के वहाँ सोलर प्लांट लगा करके
वहाँ का पूरा टेम्परेचर खराब, मतलब पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम खराब किया जा रहा है। तो गांव जिस दिन ये समझेगा कि हमें स्थानीय उत्पादन करना है, उस दिन ये कंपनियां अपने आप भगा देगा वस्तु विनिमय। हाँ, लेकिन अभी तो गांव के अंदर ही फैक्ट्री आनी शुरू हो गई हैं। यही तो बताना है ना गांव को, कि गांव अपना उत्पादन करे भाई। उस जो उत्पादन है, मान लो देखो गांव को जिस चीज की जरूरत है, रुपए की खासियत क्या होती है कि रुपया संग्रहित होता है, अक्युमुलेट होता है। अब या तो वो किसी पूंजीपति के पास जाके इकट्ठा हो जाए, या वो सबके घरों में इकट्ठा हो जाए। तो अपना जो आइडिया है वो क्या है कि जितना उत्पादन से जो प्रॉफिट शेयरिंग है और जितना भी प्रॉफिट मिलता है वो सारा पूरे गांव को मिले, ना कि उस कंपनी के किसी एक मालिक को। आप फैक्ट्री ही खोलना चाहते हो ना, मान लो कोई गांव का कोई आजकल के सो कोल्ड पढ़े लिखे लोग कहते हैं भाई फैक्ट्री जो है विकास का पैमाना है, तो फिर वहां की जमीन और वहां के लोगों को उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो कहता है सड़कें जो है विकास का पैमाना है, तो सड़क बनाने का ठेका वहां के लोगों को मिलना चाहिए, और उससे टोल टैक्स जो है वहां की जिसकी जमीन है ना, जितने एरिया में, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जितने किले जिस जिले में है या जिस गांव के हैं, उतने किले में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वहीं पे वही ठेका दे दो उन्हीं को, क्योंकि कंपनी को ठेका मिला तो कंपनी को पैसा मिला ना टोल टैक्स का। तो इससे तो फिर वही गांव के अंदर भी फैक्ट्री में तो वही है ना कि अरे ये होगा ही नहीं ना। मतलब देखो, इन्होंने ये व्यवस्था जो बनाई है ये पूंजीपतियों की मजबूती के लिए बनाई है। अगर हम ये डिमांड करने लग जाएंगे कि इसका प्रॉफिट हम बांटेंगे, फिर क्यों फैक्ट्री लगाएगा सरकार? हाँ, वही ना, फिर फैक्ट्री नहीं लगाएगी क्योंकि पूंजीपति तो वो नहीं लगाएगी, मान लो सारे वो नहीं लगाएगी तो वो हमें बिजली भी नहीं देगी, तो फिर हम अपने उत्पाद अपने हाथ से बनाएंगे। फिर हम हाथ से बनाने का रास्ता ढूंढेंगे ना, मांसपेशीय ऊर्जा से बनाने का, बैल से। बैल हमारा कुदरती इंजन है, यानी खेत में पानी निकालना हो, थ्रेशरिंग करनी हो, खेत में बाना हो, आना जाना हो, ट्रांसपोर्ट हो, सारा काम कर सकता है वो। परंतु उस चीज से मतलब कहीं और ही हमें घुमा दिया। तो ये, और फिर सामुदायिक शक्ति, यानी पूरे गांव की इकट्ठा। हाँ, मतलब जो जरूरत की चीजें हैं वो सीमित ही होती हैं। वो सीमित, देखो जब ये जागने लग जाएंगे लोग और बैठ के जब बात करेंगे, तो बैठ के बात करते हुए ही अपने आप, जो आपको और मुझे मालूम है कि ज़रूरत का इतना सामान नहीं चाहिए होता है जितना हम लेके ढो रहे हैं, वो उस चर्चा में निकल के आएगा अपने आप। बेसिकली हम नहीं बताना चाहते गांव को कि तुमको क्या करना है, हम क्या कह रहे हैं कि देखो इसमें फायदा है कि इसमें फायदा है, फिर वो ढूंढे अपना रास्ता कि क्या है, तो फिर वो बात करे, उसके ऊपर चर्चाएं चले। वो चर्चाएं चलते चलते अपने आप निकल के आएगा, फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं, फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं, फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं। अरे यही तो हम चाहते हैं कि वो बात तो करो कम से कम। बेसिक फंडा हमारा यही है, ये नहीं है कि हम बताएं कि क्या करना है ना, हम सिर्फ एक बात सामने रखते हैं, तस्वीर सामने। तभी तो ना, क्योंकि अभी देखो आप पहाड़ों के अंदर भी, और जो वन क्षेत्र है उसको काटने का काम कर रहे हैं। पहाड़ हैं जैसे, उसी टाइम रुक जाएगा। माइनिंग कितनी अब पहाड़ में गडर गडर ड्रिलिंग चल रही है, तो पूरा पहाड़ हिल रहा है, छेद कर रहे हैं। इट मीन्स एक पहाड़ में अगर वो ड्रिल कर रहे हैं तो उसके आसपास के 100 पहाड़ खराब हो रहे हैं, उसकी आवाज आएगी, खराब हो रहे हैं, पूरा वाइब्रेशन खराब हो रहा है, पूरा वाइब्रेशन सिस्टम खराब हो रहा है। पहाड़ के लोग भी बीमार पड़ने लगे हैं, राजस्थान के लोग बीमार पड़ने लगे हैं, और जब से वैक्सीन लगी तब से और ज़्यादा। वैक्सीन का डिटॉक्स चाहिए तो भाई 8557857235 ये नंबर दोबारा से रीस्टार्ट करके देख लेना, 85 578 57 235 पर मैसेज कर देना। हाँ, बाकी चलो हम आगे करते हैं, ये डिटॉक्स वाला जिक्र चल गया था इसलिए भी। वैक्सीन की जो था ना, मैंने अभी देखी थी एक वीडियो, उससे एक लेडी का आया हुआ था फीडबैक, डॉक्टर सुजन वाली ही जोक्स किट का फीडबैक था उसके अंदर। उसमें उसको मतलब 72 ईयर ओल्ड लेडी है वो, और 25 साल से एलोपैथी की, दमा की, अस्थमा की, इनकी मेडिसिन खा रही थी वो। हाँ, वो सांस चढ़ते थे खूब। हाँ, शुगर की थी, बीमारी डायबिटीज थी उसको। तो अब वो कह रही थी एक रहती है बस उसकी गोली, बाकी सारी उसने एलोपैथी की बंद कर दी, डिटॉक्स कर रही थी, मतलब बिल्कुल दवाइयों की ज़रूरतें ख़त्म हो रही हैं, कैंसर ख़त्म हो रहा है, सर्जरी अपने आप कर रही है वो डिटॉक्स, अस्थमा ख़त्म हो रहा है, खांसी ख़त्म हो रही है, नज़ला ख़त्म हो रहा है, पुराना टाइफाइड ख़त्म हो रहा है, जिन लोगों के अंदर टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं वो सब निकल रहे हैं। तो ग्रेट, एनर्जी लेवल का तो ज़बरदस्त हो ही रहा है। तो और अगला था जो पॉइंट था, जो उद्देश्य था, तीसरे उद्देश्य में जो अगला पॉइंट था
गांव को कर्ज उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक इकाई बनाना। यानी कि अभी क्या हो रहा है, सारे गांव ने कर्जा ले रखा है, ट्रैक्टर पे अलग कर्जा, गाड़ी पे अलग कर्जा, मकान पे अलग कर्जा, खेत पे किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर अलग कर्जा, क्रेडिट कार्ड अलग से, पर्सनल लोन अलग से, और मतलब इस तरह से हर एक आदमी ने इस तरह से लोन ले रखे हैं। तो ये नहीं, बल्कि उत्पादन ज़्यादा हो हर व्यक्ति के घर में, ये हमारा उद्देश्य है। तो 3 पॉइंट अपने आगे, पहला आर्थिक लूट की जड़ों को उजागर करना, दूसरा है ये सिद्ध करना कि गांव गरीब नहीं, भारत गरीब नहीं है, उसको लूटा गया है, और तीसरा गांव को भारत की संरचना का, पुनर्रचना का केंद्र घोषित करना। अब हमारा चौथा पॉइंट है रुपया और मुद्रा व्यवस्था पर सवाल उठाने का साहस देना, यानी यह हिम्मत आपको देना। यह पुस्तक पाठक को सिखाती है कि रुपया कोई पवित्र वस्तु नहीं है बल्कि एक मापक है, और मापक का मानक स्थिर होना चाहिए। इसका उद्देश्य है पाठक को यह प्रश्न पूछने का अधिकार देना कि तुमने मुझे क्या दिया था और मैं क्या चुका रहा हूं। बैंक, आरबीआई, सरकार के सामने कानूनी, संवैधानिक और नैतिक सवाल खड़े करना, यानी इसमें कानूनी सवाल भी कि क्या यह कानून सम्मत है जो तुम कर रहे हो, संविधान के हिसाब से है या नैतिक रूप से सही है कि नहीं। सभी पैमानों पर देखो तो अगर उससे समाज का नुकसान हो रहा है, उससे देश लुट रहा है, तो वो बंद होना चाहिए। यही प्रश्न है कि भाई मैं तो दे रहा हूँ कमाई, भाई मैंने तो गाय भैंस बेच के दी, मैंने तो खेत बेच के दिया, मैंने ज़मीन बेच के दी, मैंने अनाज बेच के दिया, दाल बेच के दी, या पूरे दिन की मेहनत आपको दी, मैंने अपना समय, वैल्यू, टाइम इज़ मनी, मैंने अपना सब कुछ आपको दिया, तब वो तब दिया। आपने जो मुझे दिया उसके बदले क्या रखा है? मैंने तो जो दिया वो तो चीज़ है, सबको दिख रही है कि मैंने क्या दिया। तुमने मुझे क्या दिया? वो कागज़ का टुकड़ा इज़ नॉट मनी। वो क्या है, उसकी वैल्यू, दैट इज़ वो समझ देना लोगों को कि नैतिक रूप से भी ये सवाल पूछना बहुत जायज़ है और ज़रूरी है। आपने बोला ना रुपया पवित्र वस्तु नहीं है। वो यार सीन आया जैसे सामने, दीपावली पे लोग मतलब और सब की, जैसे रई की पूजा करते थे, गन्ने की फसल की, प्लस अपना गोवर्धन की पूजा करते थे, पशुओं पे को नहलाना, तेल लगाना, घंटी बांधना उसके गले में, मतलब उसको सम्मान देते थे। जितना धन था सब की करते थे। लेकिन अब धन की जगह पे अब कागज का नोट, नकली धन, वो वहां चांदी के सिक्के की करते थे, क्योंकि हाँ, चांदी धातु है, तो चांदी धातु है, मोहर की करते थे दिवाली पर। कभी भी ये जो लोहे वाला सिक्का है और ये कागज वाला जो लीगल टेंडर है, इस कचरे की नहीं करते थे। कचरे की जिसने पूजा करनी चालू करी ना दिवाली पे, उसी घर का नाश होया। हाँ भी तो तभी तो कह रही हूँ मैं, अब तो सारा सिस्टम ही। अब जो पांचवा जो उद्देश्य है, संघर्ष को हिंसा से नहीं चेतना से जोड़ना। यानी हम जो अपना संघर्ष करेंगे वो बुद्धि से, चेतना से, ज्ञान से। हम कहते हैं ना शुरू से, पहले दिन से, पहली ट्रेनिंग में हम क्या बोलते थे, ये ज्ञान युद्ध है, ये ज्ञान युद्ध है, ये सिर्फ चेतना से जीता जाएगा, ये केवल समझ ही समाधान है। तो समझ से ही जीता जाना है। यह पुस्तक किसी भी प्रकार की हिंसा, अराजकता या अवैध गतिविधि का समर्थन नहीं करती है। इसका उद्देश्य है ज्ञान को हथियार बनाना, कानून को ढाल बनाना और सामूहिक चेतना को शक्ति बनाना। मतलब हमारी पावर है, हमारी संगठन, हमारा लोगों का इकट्ठा करना। यह डंडे का नहीं बल्कि दिए का उलगुलान है, यानी कि प्रकाश का उलगुलान है। छठा हमारा उद्देश्य इस किताब को लिखने का है 5 सूत्रों के माध्यम से भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करना। 5 सूत्र, गुरु, गायत्री, गाय, गंगा और गांव, 5 ग, ठीक है। बल्कि यह बताती है कि आर्थिक पतन, यह पुस्तक केवल आर्थिक समाधान नहीं देती, बल्कि यह बताती है कि आर्थिक पतन आध्यात्मिक और नैतिक पतन से जुड़ा हुआ है। यानी आपका आध्यात्मिक पतन होगा और नैतिक पतन होगा तो ही आर्थिक पतन होगा, तो ही सामाजिक पतन होगा। यानी आपकी आध्यात्मिक चेतना को भी जगाना है और आपकी नैतिक चेतना को भी जगाना है। जैसे ही हम नैतिकता के पैमाने पर सेट बैठेंगे, जैसे ही हम आदमी होने का मानक तय कर देंगे, वैसे ही रुपए का मानक भी सेट कर देंगे। कि आदमी होने का मतलब क्या है, बेटा होने का मतलब क्या है, बाप होने का मतलब क्या है, पत्नी होने का मतलब क्या है, गुरु होने का मतलब क्या है, मानक सेट करना बड़ा जरूरी है। कि इससे नीचे के लेवल का आदमी टीचर नहीं माना जाएगा, इससे लेवल का नीचे का आदमी बाप नहीं माना जाएगा, इससे लेवल से नीचे का आदमी पुत्र नहीं माना जाएगा। वो लेवल सेट करना बड़ा जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, गाँव के अंदर नशा बिक रहा है, नशेड़ी लोगों की इज्जत कर रहे हैं लोग, नशा बेचने वाले लोगों की, नशे के विरुद्ध अभियान चलाने वाले लोगों को नशा बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए। समाज को खड़े होकर के ऐलान करना चाहिए
कि कोई भी खानदानी आदमी अपनी लड़की ऐसे घरों में नहीं देगा जहां जिसके घर में नशा बिकता हो, दारू की दुकान पे रखी हो, दारू का किसी ने ठेका ले रखा हो, कोई चिट्टा बेचता हो, कोई केमिकल बेचता हो, ऐसे घरों को बेटी नहीं देंगे, ऐसे घरों में बेटी ब्याहेंगे नहीं, और ऐसे घरों को बेटा भी नहीं देंगे। मतलब अगर लड़की का बाप अगर ये काम करता है तो उस घर की लड़की को भी नहीं अपने घर लेकर आएंगे। जिस दिन समाज में ये चेतना जागृत हो जाएगी, नशा बेचने वाले अकेले पड़ जाएंगे, मतलब उनको बीज नाश हो जाएगा, कोई आएगा ही नहीं शादी करने के लिए। फिर लिचड़ आपस में ब्याह करते रहो, क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है। समाज के अच्छे लोग, खानदानी लोग नहीं जाएंगे तो खानदानी बीज जाएगा ही नहीं, सुअर के बीज कहीं जाओ, हमें क्या दिक्कत है। नहीं, नशा ये भी तो है ना, अपनी न्यू जनरेशन में तो बेच देते हैं, फिर ऊपर से लिख देते हैं नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे ये हरामी है सरकार में बैठे लोग, विधानसभा लोकसभा में उधर से नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हैं, उधर बोलते हैं हम नशे के विरुद्ध करो, नए ठेके खोलते हैं। लॉकडाउन में था जैसे, सारी चीजें तो बंद कर दी, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, पार्क में नहीं जाना, फ्रेश एयर नहीं लेनी, लेकिन ठेके बंद जो ठेके खुलेंगे तुम्हारे लिए। बिल्कुल। तो ये विधानसभा में बैठे लोग, लोकसभा में बैठे लोग ही आपके पतन का रास्ता खोल रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है। तो 5 सूत्र ये हमने बताए, इसका उद्देश्य क्या है? गुरु, गायत्री, गंगा, गाय और गांव जैसे 5 सूत्रों को फिर से जीवन में उतारना। इनके एक्सप्लेनेशन हमने आगे दी हुई है, 5 के 5 की एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। मनुष्य को उपभोक्ता नहीं, संतुलित जीव के रूप में पुनर्स्थापित करना, कि सारा दिन कंज्यूम करते रहो, खरीदते रहो, दैट इज नॉट ह्यूमन लाइफ। ये नहीं है कि खाना भी खरीद कर खाओगे, ये कैसी इंसानियत है कि खाना खरीद कर खाना पड़ रहा है, और रोज शाम को निकलते हैं कचरा खाने के लिए कि आओ कुछ खा के आते हैं। खाते क्या है? कचरा, मतलब पाम ऑयल में बन रहा है, रिफाइंड में बन रहा है, या कॉटन सीड ऑयल में बन रहा है, तो ये कचरा नहीं खाना है बेसिकली। देखिए कितनी आवाज आ रही है ना, यहाँ इसमें नहीं आएगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्य का दस्तावेज छोड़ना, ये 7वां उद्देश्य है हमारा। यह पुस्तक भविष्य के लिए एक सवाल छोड़ती है, अगर आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसका उद्देश्य है बच्चों और युवाओं को यह सिखाना कि गरीबी भाग्य नहीं, व्यवस्था का परिणाम है। गरीब घर में पैदा हुए हो, यह कोई तुम्हारा भाग्य नहीं है। तुम 500 रुपए में अपनी वोट बेचते हो, तुम 500 रुपए, 1000 रुपए में तुम किसी नेता की जय जयकार लगाते हो, तुम एक खाने में दारू की बोतल में उसकी रैली में जाते हो, तुम इस तरह के काम करते हो कि गंदे लोगों को सपोर्ट करते हो, दारू बेचने वाले लोगों को नमस्ते करते हो, नशा बेचने वाले लोगों की इज्जत करते हो। दैट इज वाई यू आर पुअर, दैट इज वाई, इसीलिए हम गरीब हैं। इसलिए सही चर्चा जरूरी है। चौपाल होती ये चौपाल में चर्चा, इसीलिए चौपाल की भाषा में लिखी है ये किताब, इसलिए हमने कोई टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल देसी भाषा का इस्तेमाल किया है। दूसरा, उन्हें गुलामी स्वीकार करना नहीं, सवाल करना और बदलना सिखाना है। यानी उन बच्चों को ये नहीं सिखाना, जो हम पिछली एक वीडियो में बात कर रहे थे, पहाड़ पर बैठे तो हम बता रहे थे कि हम बच्चों को ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो जो भी बोला जा रहा है उसको स्वीकार कर रहा है। वो स्वीकार आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना, बल्कि सोचना है, देखना है सही क्या है, देखना है गलत क्या है, और गलत को बदलना है, वो हिम्मत कर देना। नई शिक्षा पे एक और सवाल आ गया मेरा, याद आ गया कि जो अभी एक भर्ती नहीं थी जो इस पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे पंचकुला में धरने पे, HPSC की। हाँ, तो उसमें कुछ परसेंटेज के बच्चों को पास किया उन्होंने, और उनको बोला गया कि तुम जो तुम्हें शिक्षा दी गई है ना वो बेकार है। हाँ, बेकार है, मतलब कुछ सीखा ही नहीं है उससे। वो अपनी ही शिक्षा मतलब स्टेट के बच्चों को जैसे स्टेट भर्ती दे रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हाथों में देनी है ना, इसलिए सारा कुछ चल रहा है। तो अब 8वां जो उद्देश्य है हमारा, 7 उद्देश्य हमारे हो गए हैं, 8वां उद्देश्य मैं 7 को दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, और आप लोगों को ये किताब पढ़नी है। आप वीडियो बनाइए, इस किताब को पढ़िए, बिल्कुल फील करके, महसूस करके, जैसे आप फील कर रहे होंगे कि मैं इस बात को आपको बताना क्या चाह रहा हूं, उसी बात के ऊपर फोकस करके अपने लोगों को बताइए। 7 पॉइंट हमने बोले, 7 क्या क्या बोले? पहला, आर्थिक लूट की जड़ों को उजागर करना। दूसरा है यह सिद्ध करना कि भारत गरीब नहीं है बल्कि लूटा गया है। तीसरा, गांव को भारत की पुनर्रचना का केंद्र स्थापित करना, घोषित करना। चौथा है रुपया और मुद्रा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने की हिम्मत देना, का साहस देना। 5वां है संघर्ष को हिंसा से नहीं बल्कि चेतना से जोड़ना। 6ठा है 5 सूत्रों के माध्यम से भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करना। 5 सूत्र, गुरु, गायत्री, गाय, गंगा और गांव। और 7वां है आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्य का दस्तावेज छोड़ना। और फिर 8वां है भारत को आर्थिक स्वराज की ओर ले जाना। इस पुस्तक का अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य है आर्थिक स्वराज। ऐसा स्वराज जहां रुपया स्थिर हो,
जहां श्रम का मूल्य सुरक्षित हो, मेहनत कर दी जीरो ना हो जाए। जैसे आलू का किसान है, आलू बो रहा है, वो बेचने जाता है, 1 रुपया किलो आलू मिलता है। टमाटर का किसान 1 रुपया किलो टमाटर बिकता है, उसका सॉरी मिलता नहीं बिकता है, 5 रुपये किलो तक ज़्यादा ज़्यादा टमाटर का रेट गया। मार्केट से सारा पैसा वह उधर से नकली नोट छापे, मार्केट से सारा रुपया डिजिट में दे करके वो सारा का सारा टमाटर खरीद करके किसी बड़े उद्योगपति ने अपने वेयर हाउस में रख लिया। मार्केट से टमाटर गायब हो गया। डिमांड एंड सप्लाई के चेन को के फार्मूले को देखते हुए अब अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है तो रेट बढ़ गया। रेट बढ़ के 250 रुपये किलो तक पहुंच गया। जहां 500 रुपये में उस किसान के 100 किलो टमाटर बिके थे, वहीं उसी किसान के उसी 500 रुपये में अब 2 किलो टमाटर आ रहा है। तो इस तरह से वो सारी मेहनत को 100 किलो टमाटर की मेहनत को 2 किलो टमाटर बना दिया। ये से मेहनत का जो मूल्य है, मेहनत की जो वैल्यू है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। आज अगर उसका टमाटर 5 रुपया किलो बिक रहा है तो उसको 5 रुपया किलो ही टमाटर मिलना चाहिए उसी रुपये में, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये केवल और केवल तब संभव है जब रुपये का मानक स्थिर हो जाए। दिखाइएगा जरा, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो रुपया श्रम का मूल्य सुरक्षित हो, गांव आत्मनिर्भर हो और भारत फिर से विश्व के सामने ज्ञान, संतुलन और समृद्धि का उदाहरण बने। संतुलन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बैलेंस गड़बड़ा गई तो पूरी धरती, पूरा यूनिवर्स गड़बड़ हो जाएगा। बैलेंस पर टिका सब कुछ। बाहर वाला फोर्स, अंदर वाला फोर्स बराबर होगा, बैलेंस बना रहेगा। जैसे अणु के अंदर, उस परमाणु के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं ना कि मतलब प्रोटॉन तो अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसमें वो चक्कर जब लगाते हैं कोई चीज तो एक फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचता है, एक फोर्स बाहर की तरफ। जब तक वो बैलेंस बना हुआ है तब तक वो स्टेबल है एटम। जैसे ही वो फोर्स, वो बैलेंस खराब हुआ, सब कुछ खत्म। इसी तरह पूरी धरती के अंदर बैलेंस है। इस लेवल पर बैलेंस है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं कि भारत में जितने व्यक्ति हैं, जितना ह्यूमन है, जितना इंसान है, उसका टोटल वजन और जितनी चींटियां हैं उसका टोटल वजन बराबर है। आप सोचिए कितना जबरदस्त बैलेंस है। और अगर ज्यादा चींटियां खत्म हो गई तो इंसान खत्म हो जाएगा, और ज्यादा इंसान खत्म हो गए तो चींटियां खत्म हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक खत्म हो गया तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, इस तरफ चल पड़ेगा। इतना जबरदस्त बैलेंसिंग स्टेट पे चलता है। उसके बराबर में कुछ ना कुछ उसी वैल्यू का रखना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस बना रहता है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत को फिर से विश्व के सामने ज्ञान, संतुलन और समृद्धि का उदाहरण बनाना। तो जैसे पेड़ है ये काटे जा रहे हैं, हाँ, प्रकृति है तो विनाश हो तो रहा है, वजह से उधर से आदमी भी तो खराब हो रहा है साथ में। तो ये जो ये भी बारिश हो रही, कह रहे हैं अभी आया था ना कि ये तो मैन मेड है ना। बारिश तो, बारिश से जो विनाश किया जा रहा है उसका असर दूसरी जगह पे पड़ेगा। वो तो ऑब्वियसली जहां भी एक बैलेंस कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। अरे नहीं, क्लाइमेट चेंज सब बकवास है। क्लाइमेट चेंज इज अ फेक स्टोरी। यह पुस्तक कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। एक ऐसा उलगुलान जो तलवार से नहीं बल्कि सच, साहस, संयम और समझ से लड़ा जाएगा। इस चीज को आप समझिएगा। तो ये पहला भाग हमारा पूरा होता है। और दूसरा भाग जो है लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान, भाग 2, वह चेतना है जो इतिहास, आंकड़ों और पूर्वजों की चेतावनियों के माध्यम से यह स्पष्ट करती है कि गांव की पीड़ा का मूल कारण टूटा हुआ मुद्रा मानक है और इसका समाधान केवल गांव, मूल्य और आत्मा को फिर से जोड़ने में है। यानी गांव को, मूल्य को और आत्मा को जोड़ दो तो इसका समाधान हो जाएगा। तो ये हमारा भाग 2 है। भाग 2 में हमारा अगला जो अध्याय 1 है, आज हम क्यों रो रहे हैं, ये हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। हम इसको अगली वीडियो में लाएंगे। तो तब तक आप लोग पहले भाग की तरफ जाइए, पढ़िए, देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।